हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं वीआईपीज पॉइंट। आगे हूं मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बुक विस्टास और चैप्टर नेम द टाइगर किंग का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके, जिसके राइटर हैं रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको हम काल्की के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंडियन तमिल राइटर हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक पोएट भी हैं, एक क्रिटिक भी हैं और एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। इस कहानी का मेन किरदार है द टाइगर किंग, जो कि एक महाराजा है और उसके भविष्यवक्ताओं ने उसे बताया है कि उसे टाइगर से खतरा है और 100वां टाइगर उसके लिए खतरनाक होगा और वो उसकी जान ले सकता है। द टाइगर किंग कसम खाता है और वहाँ से वो जितने भी टाइगर्स उसके राज्य में होते हैं उनको मारना शुरू करता है। वो कैसे मारता है, वो मार पाता भी है कि नहीं मार पाता है और 100वें टाइगर ने उसके साथ क्या किया, ये हमें स्टोरी में पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द टाइगर किंग का फुल एक्सप्लेनेशन। राइटर हमें बताता है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक राजा है, जिसकी पहचान एक जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र समारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRCK के रूप में भी जाना जाता है। इन शॉर्ट इसे द टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर किंग का जब जन्म हुआ उसके 10वें दिन ज्योतिष शास्त्रियों, यानी जिसको हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया कि एक बहुत ही महान योद्धा बनेगा, ये वॉरियर बनेगा, ये एकदम हीरो की तरह। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है जो बताना नहीं चाहते थे। फिर भी हिचकते हुए ज्योतिष शास्त्री बताते हैं कि इस बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, यानी जिस स्टार में हुआ है, उसके अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही वो ये भविष्यवाणी करते हैं तब तक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। सारे के सारे ज्योतिष शास्त्री इधर उधर देखने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो 10 दिन का बच्चा है वो ये सारी बातें बोल रहा है। आवाज़ फिर आती है कि ओ भविष्यवक्ताओं, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जो पैदा हुआ है उसको मरना है। इसके लिए किसी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो ये बताओ कि मरने का ढंग क्या होगा, कोई मरेगा कैसे। और बच्चे के ऐसे शब्द सुन के सभी एकदम अवाक, सरप्राइज रह जाते हैं। मेन एस्ट्रोलॉजर तो सरप्राइज होके अपने नाक पे अपनी उंगली रख लेता है और थक हार के वो बताता है कि जो ये प्रिंस है वो पैदा हुआ है बुल आवर में, यानी जो बुल होता है बैल नक्षत्र, उसमें पैदा हुआ है। और इस बैल के जो दुश्मन होते हैं वो शेर होते हैं। तो जो राजा की मृत्यु होगी, यानी इस प्रिंस की जो मृत्यु होगी वो शेर से होगी। इतनी भयानक भविष्यवाणी सुनने के बाद भी उस 10 दिन के बच्चे ने कोई भी डर नहीं दिखाया और उसने गुर्राते हुए एकदम शेरों की तरह दहाड़ते हुए बोला, तब शेरों को बोलो कि वो चौकन्ना हो जाएं। राजकुमार ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो बोलता है, चेतावनी देता है शेरों को कि बोल दो कि अब उनका शिकार करने के लिए अब ये प्रिंस आ रहा है, वो बचे रहें। समय धीरे धीरे बीतता गया और राजकुमार बड़ा होता गया, लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक के बीच में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। इस प्रिंस ने अंग्रेजी गाय के दूध पिए, अंग्रेजी जो टीचर्स होते हैं उनसे इसने शिक्षा ली और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ ही देखी। उसी तरह जिस तरह भारत के बाकी सारे के सारे जो प्रिंस हुआ करते थे वैसे इसने भी किया। और 20 साल बाद प्रतिबंधपुरम का राज्य उसके हाथ में आ जाता है। उसके राजा बनने के साथ ही राज्य में उस भविष्यवक्ता की जो बातें थी, एस्ट्रोलॉजर की जो बातें थी, वो भी खूब चर्चा में आने लगी और धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक भी आती है। तब उसने निश्चय किया कि वो शेर का शिकार करेगा। प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल थे। राजा ये जानता था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप किसी गाय को भी मार सकते हैं। गाय को मारना एक पाप होता है, लेकिन राजा ऐसी विषम परिस्थितियों में कर सकता है, वो ये भली भांति जानता था। और इस तरह राजा शेर के शिकार पे निकल पड़ता है और जैसे ही वो पहला शेर मारता है वो तुरंत उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है और कहता है, देखो मैंने शेर को मार दिया है, अब आप क्या कहते हैं। उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज, आप इस तरह करके 99 शेर को मार जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको खतरा है तो 100वें शेर से।
जी हाँ, 100वां शेर आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ये 99 शेर तो कुछ भी नहीं। आपकी मृत्यु होगी तो सिर्फ 100वें शेर से। तो रजाओ उससे कहता है कि क्या हो अगर मैं 100वें शेर को भी मार दूं? तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं अपनी सारी किताबों में आग लगा दूंगा, उन्हें फाड़ डालूंगा, आग लगा दूंगा और अपनी चोटी काट के बाल छोटे करवा के बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ऐसा होने के बाद तो राजा ने तुरंत अनाउंसमेंट किया कि उसके राज्य में यानी प्रतिबंधपुरम में अब कोई भी शिकार नहीं करेगा शेरों का सिवाय मेरे। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसकी सारी की सारी संपत्ति, धन दौलत, जमीन जायदाद, जितनी भी उसके एसेट्स हैं उसको सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, उस पर राजा का अधिकार हो जाएगा। इतना तो सुनना था कि ऐसा मानो जो जितने भी शेर थे उस राज्य के, उनके लिए तो एक पार्टी की तरह होने लगी थी, यानी अब उनका जीवन बढ़ गया था। इधर राजा ने कसम खाई कि जब तक इन 100 शेरों का वो शिकार नहीं कर लेता तब तक किसी भी दूसरे मामले के बारे में वो सोचेगा भी नहीं। और उसने शुरू किया अपना शिकार। उसने शेर मारना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि जब वो शेरों से लड़ता था तो हमेशा कामयाब ही होता था। कभी कभी तो उसका निशाना भी चूक जाता था और कभी कभी उसे निहत्थे शेरों के बीच जाना पड़ता था और लड़ना पड़ता था, लेकिन हर बार राजा ही जीतता। और तो और एक बार तो उसके राज्य पे बहुत बड़ा संकट भी आ गया था। ऐसा था कि उसका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम में अपनी एंट्री की। उस ब्रिटिश ऑफिसर को शेरों का शिकार करने का शौक था, उससे भी ज़्यादा मारे गए शेरों के साथ फोटो खिंचवाने का। उस ऑफिसर ने राजा से कहा कि मुझे शिकार करने की आज्ञा दे, लेकिन उस राजा ने उसको साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आपके लिए शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ। आप चाहें तो एक जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, आप चाहें तो एक चूहे का शिकार कर सकते हैं, आप चाहें तो आप एक मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन शेर का शिकार आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैं करूँगा। कुछ दिन बाद ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी को महाराजा के पास भेजा और कहा कि ठीक है, आप मुझे शिकार मत करने दीजिए, लेकिन कम से कम किसी शेर के साथ मेरी फोटो खिंचवाइए जो मर चुका हो। उसने ये कहा कि शिकार महाराजा ही करेंगे, लेकिन फोटो ऑफिसर ही खिंचवाएंगे। लेकिन राजा इस पे भी सहमत नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो बाकी के जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आने लगेंगे शेरों के शिकार के लिए, तब मैं किस किस को संभालूंगा। तो उसने साफ मना कर दिया। मना करने के बाद राजा को लगने लगा कि उसने एक मुसीबत मोल ली है। उसने अंग्रेज ऑफिसर को मना करके अच्छा नहीं किया, इससे उसके राज्य पे खतरा आ सकता है। तो उसने तुरंत अपने दीवान के साथ विचार विमर्श किया, बातचीत की और उसने फैसला किया कि वो कोलकाता के किसी एक अंग्रेजी जो ज्वेलर्स कंपनी है उनसे झट से कुछ ऑर्डर्स, हीरे की अंगूठियां जो हैं नमूने के रूप में मंगवा लेता है। और ये अलग अलग डिजाइन के बेशकीमती, बहुत ही मूल्यवान, महंगे हीरे की अंगूठियां थीं। लगभग 50 हीरे की बहुमूल्य अंगूठियां आई। राजा ने ये सारी अंगूठियां ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी और वो सोच रहा था कि जो उसकी वाइफ है वो 1 या 2 चूज करके बाकी अंगूठियों को वापस कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस ब्रिटिश औरत ने सारी की सारी अंगूठियों को रख लिया और एक लेटर में रिप्लाई दिया, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन बाद ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आया। बिल तो ज़्यादा आया, लेकिन राजा खुश था कि चलो कम से कम राज्य तो बच गया। इस तरह करते राजा ने करीब 70 शेरों का शिकार किया। उसके बाद तो शेर जैसे मानो गायब ही हो गए हों। उसके राज्य में शेर बचे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि शेरों ने अपने जमदन पे नियंत्रण पा लिया हो, यानी उन्होंने बच्चे पैदा करने से मना कर दिया हो, या अपनी संख्या बढ़ाने से रोक लगा ली हो, या वे चाह रहे थे कि बस अंग्रेजों के हाथों ही मरना। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शेर अब उसके राज्य में एकदम खत्म हो चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ी परेशानी थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए उसे एक उपाय सूझता है और वो डिसाइड करता है कि वो शादी करेगा। वो अपने दीवान को बुलाता है और उसे आज्ञा देता है कि जल्दी से किसी राजकुमारी को खोजा जाए
जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो और बहुत सारा जंगल हो और उस जंगलों में बहुत सारे शेर हो। दीवान ने ऐसा ही किया, उसे लड़की भी मिल गई और ऐसा राज्य भी मिल गया जिसमें बहुत सारे शेर थे। शादी के बाद महाराजा जब भी अपने ससुराल जाता 5-6 शेरों का शिकार करता और इस तरह करते करते उसने पूरे 99 शेरों का शिकार किया और उनकी खाल को प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष की दीवारों पे अपनी शोभा बढ़ाने के लिए उसको लटका देता है। अब 100वें शेर की बारी थी। वो दिन रात उठते जागते बैठते हर समय उस 100वें शेर के बारे में सोचता रहता। उसने इतना शिकार कर लिया था कि उसके अब ससुराल में भी शेर नहीं बचे थे। अब अपने भय को दूर करने के लिए उसे सिर्फ एक शेर की तलाश थी। उसके बाद वो शेर का शिकार करना छोड़ देगा। रह रह के उसको उस ज्योतिष की बातें याद आती थी कि उसे 100वें शेर से ही डर है, वही उसकी मृत्यु बन के आएगा। उसने हर तरफ शेरों को खोजा लेकिन 100वां शेर उसको मिल ही नहीं रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि शेर का दूध मिलना आसान है लेकिन शेर नहीं। इस तरह राजा एकदम दुखी निराश हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन उसे खबर आती है कि उसके खुद के प्रांत यानी प्रतिबंधपुरम में किसी पहाड़ी के पास एक गांव है जहां से भेड़ एकाएक गायब होनी शुरू हो चुकी हैं। पहले तो ये कंफर्म किया गया कि कहीं ये भेड़ों को गायब करने वाला काम खादर मियाँ साहब या वीरसामी नायकर तो नहीं कर रहे, क्योंकि यही दोनों एक ऐसे प्राणी थे, दो ऐसे प्राणी थे जो पूरी की पूरी भेड़ खा सकते थे। तसल्ली होने के बाद गांव वालों ने राजा को खबर की। सूचना मिलने के बाद राजा खुश होके उस गांव का 3 साल तक का कर माफ कर दिया और तुरंत उस गांव की तरफ अपने शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन शिकार तो तब हो जब शेर सामने आए। ऐसा लगा कि शेर ने राजा का मजाक उड़ाया हो, लेकिन राजा भी एकदम दृढ़ था। उसने ये फैसला कर लिया था कि जब तक वो इस 100वें शेर को मारेगा नहीं तब तक ये जंगल छोड़ेगा नहीं। दिन बीतते गए, राजा शिकार पे अड़ा रहा लेकिन शेर सामने आया ही नहीं और इस तरह राजा का गुस्सा बढ़ता गया और इस गुस्से ने न जाने कितने ऑफिसर्स, कितने कर्मचारियों की नौकरियों को खा लिया। और आखिर में वो एक दिन आ ही गया जब राजा का गुस्सा अपने चरम पे था। उसने अपने दीवान को बुलाया और उसने तुरंत आदेश दिया कि इस गांव की जो कर है उसको तुरंत दोगुना कर दिया जाए, इनसे दोगुनी लगान जो है वो वसूली जाए। इतना सुनते ही दीवान ने कहा, इस तरह तो हमारे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारी पूरी रियासत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में चली जाएगी, यानी जो ये ब्रिटिश हैं उनके हाथों में चली जाएगी। इतना सुनते ही राजा ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो आपकी पोस्ट भी खत्म हो जाएगी, यानी आपकी नौकरी भी चली जाएगी। दीवान समझ चुका था कि अगर 100वां शेर नहीं मिला तो परिस्थितियां बहुत ही खराब हो सकती हैं, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। और दीवान 100वें शेर की तलाश में निकल पड़ता है और ये 100वें शेर की तलाश खत्म होती है मद्रास के पीपल्स पार्क में। आधी रात जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, उस समय दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी उस शेर को खींच के अपनी कार तक लाते हैं और उस जंगल में जाते हैं जहां राजा शिकार के लिए बैठा था बेचैन। जैसे ही दीवान उस जंगल में पहुंचता है, वो शेर को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन शेर जैसे सत्याग्रह पे अड़ गया हो कि नहीं, हम यहीं बैठेंगे, इसी कार में बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा लगता था कि वो जान गया था कि उसकी मौत नज़दीक है। लेकिन जैसे तैसे सब हो जाता है। अगले दिन वही शेर राजा की उपस्थिति में उसके अगल बगल होके निकलता है और उसके सामने आके एकदम आराम से खड़ा हो जाता है, जैसे ऐसा कह रहा हो कि सर बोलिए, मेरे लिए क्या आदेश है। और शेर को देख के तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत निशाना साधा और गोली चला दी। शेर वहीं पे गिर पड़ा और राजा चिल्लाता है, ये मैंने 100वां शेर मार दिया, मेरी शपथ पूरी हुई। राजा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एक भव्य जुलूस में शेर को अपनी राजधानी में लाने का आदेश देता है और महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठ के चला जाता है। महाराजा के चले जाने के बाद शिकारी शेर को करीब से देखने के लिए पहुंचते हैं। शेर ने उनको देखा भय में अपनी आंखें घुमाते हुए और
बाकी शिकारी तो एकदम अवाक रह गए, ये क्या, शेर तो जिंदा है। उन्हें पता चला कि राजा का जो निशाना था वो चूक गया था और शेर बंदूक की आवाज से ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। शिकारी अब परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर महाराज को पता चला कि उनका निशाना चूक गया था तो उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो उसमें से एक शिकारी ने कुछ दूरी से उस शेर पे फिर से निशाना लगाया और उसे मार दिया। इस बार शेर सच में मर चुका था। हाँ, लेकिन इसका शिकार राजा ने नहीं किया था, इसका शिकार किया था उन शिकारियों ने। फिर क्या था, राजा के आदेश के हिसाब से एक जुलूस निकाला गया और शेर की कब्र शहर में बना दी गई। इसके बाद तो राजा मानो बहुत ही खुश रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसके बच्चे का तीसरा जन्मदिन आने वाला था। इससे पहले राजा ने कभी भी अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि वो अपने शिकार पे ही ध्यान देता था। अब वो अपने परिवार और अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहता था और उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाह रहा था। और इसके लिए वो अपने बच्चे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है और उस गिफ्ट की तलाश में वो प्रतिबंधपुरम के पूरे शॉपिंग सेंटर्स को खोज डालता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। अंत में एक दुकान पे उसको एक लकड़ी का शेर दिखता है जो उसे अपने शेर के शिकार की याद दिलाता है और उसने फैसला किया कि यही गिफ्ट मेरे बच्चे के जन्मदिन के लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट होगा। वो तुरंत उस दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि बताओ भाई, इस शेर का दाम कितना है। लेकिन उस शेर का जो दाम था वो सिर्फ 2 आना था। अब दुकानदार सोचता है कि अगर इस समय राजा से इतना कम पैसा बोलूँगा तो मेरी दुकान बंद करवा देगा, मुझे आपातकाल के नियम के अनुसार मुझे दंड देगा। इसलिए उसने कहा कि महाराज ये जो लकड़ी का शेर है ना, ये एक नायाब नमूना है जिसका दाम सिर्फ 300 रुपये है। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छे, ठीक है, इसे राजकुमार को अपनी तरफ से उपहार के रूप में भेंट कर दो, दे दो मुझे। राजा उस लकड़ी के शेर को लेकर अपने महल में आ जाता है और दोनों बाप बेटे उस लकड़ी के शेर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। दरअसल जो ये लकड़ी का शेर था, इसे किसी नौसिखिए बढ़ई ने बनाया था, कारपेंटर ने बनाया था और इसकी जो फिनिशिंग थी वो अच्छे से की नहीं गई थी। इसकी जो सरफेस थी वो उबड़ खाबड़ थी और इसके बहुत सारे पैने नुकीले इसमें लकड़ियों के टुकड़े निकले हुए थे। इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा राजा के दाहिने हाथ में चुभ जाता है। राजा ने उसे अपने दूसरे हाथ से यानी बाएं हाथ से उसे निकाल के और अपने बच्चे के साथ खेलने में मशगूल हो जाता है। लेकिन अगले दिन संक्रमण राजा के दाहिने हाथ में पूरा का पूरा फैल जाता है और अगले 4 दिनों में ये घाव पूरी के पूरी तरह से मवाद से भर जाता है। अब राजा की तबीयत खराब होने लगी थी और मद्रास से 3 बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े सर्जन्स को बुलाया जाता है और ये डॉक्टर्स आपस में बात करने के बाद इस परिणाम पे आते हैं कि इन्हें ऑपरेट करना ही पड़ेगा। यानी घाव इतना बढ़ गया है कि बिना ऑपरेशन के उसे ठीक नहीं किया जा सकता और अंत में ऑपरेशन होता है। तीनों डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन कामयाब रहा, राजा मर गए हैं। और इस तरह 100वें शेर ने अपना बदला ले लिया। तो ये था द टाइगर किंग। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो एक बात समझ में आती है कि इंसान अपनी शक्तियों में इतना अंधा हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता। उसकी सोचने विचारने की जो शक्ति होती है, बुद्धि होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। टाइगर किंग ने भविष्यवाणी के चक्कर में पूरे के पूरे 100 शेरों का शिकार किया। उसने कई सारे लोगों पे जुल्म किए, नौकरियों से निकाला। आखिर में उसका अंत तो ऐसा ही होना था। तो ये था चैप्टर द टाइगर किंग। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।